Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर एक दिन की बात ही आज भी हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को छाट कर लाया हूं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस सीरीज की वीडियोज को एक भी वीडियो छोड़ दिया है, यदि उसे मिस कर दिया है, तो प्लीज जाकर देखिए। यह इस सीरीज का 15वां वीडियो है। इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं, 14 सेट्स हो चुके हैं। यह सेट नंबर 15 है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। एक बात और, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपकी मर्जी है, कीजिए या ना कीजिए, लेकिन यदि आप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी कि हाँ, वीडियो आ चुका है एनटीपीसी की परीक्षा का, एनटीपीसी की जीके जीएस का प्रश्न का। तो आइए हम सब मिलके अपनी तैयारी को और पुख्ता करते हैं और इसमें ईंट पत्थर जैसे भी हो इसे मजबूत बनाते हैं ताकि तैयारी में कोई कसर न रह जाए। ओके, तो हम पहले प्रश्न की ओर रवाना करेंगे। प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। शहर की बात करें तो यह हैदराबाद से 5 किलोमीटर पश्चिम है। ठीक है। मूसी नदी, आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, लेकिन 2024-2026 जब हैदराबाद की आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन जाएगी, तब यह पूर्ण रूप से तेलंगाना का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में है। पुराने जमाने में यह हीरे का बहुत बड़ा सेंटर था, व्यापार का, हीरा का व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। बहुत सारे नामी नामी हीरे जो अभी हमारे पास नहीं है, कुछ ब्रिटिश के कब्जे में, कुछ खाड़ी देशों के पास है, वो सब हीरे यहीं के आसपास से निकले थे। बहुत बड़ा एरिया था हीरा का यह। ठीक है। अच्छा, गोलकुंडा का बात करें तो गोलकुंडा को गोलकोंडा भी बोलते हैं। इसका मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम मंकाल था। और सबसे पहले निर्माण की बात आती है, जैसे यह किला था तो पहले कुछ किया, फिर इसको रिपेयर करवाया, फिर रिपेयर करवाया, तो सबसे पहले निर्माण की बात आती है तो सबसे पहले निर्माण इसकी काकतीय राजवंश द्वारा करवाया गया था। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया होगा। ऐसा नहीं है। 2010 में ही लिस्ट में गया था कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया जाए, लेकिन इसे अभी तक पूर्ण रूप से मंजूरी नहीं मिली है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में अभी तक अपना जगह बनाए है, अस्थायी नहीं हो पाया है। तो इतनी बातें गोलकुंडा का किला के बारे में। बहुत ही बेहतरीन नमूना है, कलाकृति है प्राचीन जमाने की। यदि आपको कभी हैदराबाद जाने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा गोलकुंडा का किला को। बहुत सारे लोग हो सकता है एलपी एग्जाम देने के लिए हैदराबाद गए भी हो, घूमे भी हो। ठीक है। दूसरे प्रश्न के हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न पर बहुत सारी बातें हो गई। प्रश्न है, एक्सरे जिसका प्रयोग वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान के लिए किया जाता है, की खोज किसने की थी? एक्सरे, आप लोग इससे वाकिफ होंगे, एकदम वाकिफ होंगे। कहीं पर चोट लगा, चलो भाई एक्सरे करवाते हैं। खेलते खेलते गिर गए, चलो भाई एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है एक्सरे। अब हड्डी टूटने का तुरंत पता चल जाता है एक्सरे से, लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ होगा तो सोचिए कितना रोचक घटना हुई होगी। जब पहले बार जिन्होंने खोज की थी, विल्हेम रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। ये सबसे पहले एक्सरे से अपनी पत्नी का हाथ का एक्सरे चलचित्र बनाए थे, फोटोग्राफ निकाले थे। तो इसकी पत्नी तो हाथ देख के डर गई, लगा भूत आ गया है। तो अच्छा छोड़िए ये सब बातें। रोंटगेन, एक्सरे को रोंटगेन रे भी बोलते हैं क्योंकि रोंटगेन इसको खोज करता थे। ठीक है। अच्छा, रोंटगेन कहाँ के थे तो आपको पता होगा, रोंटगेन जर्मनी के थे। और चूंकि एक्सरे की खोज किए तो ये फिजिक्स के मतलब भौतिकवादी थे। ठीक है, भौतिक विज्ञ थे। हाँ, और एक बात इसको बताते हैं, आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज का दिया जाना शुरू होने लगा 1901 में। तो सबसे पहला फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल इन्हीं को मिला। किन्हें? विल्हेम रोंटगेन में। आई थिंक ये बात आपको नहीं पता होगी कि सबसे पहला नोबेल फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला, तो विल्हेम रोंटगेन को। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक तो बनता है, प्लीज थम्स अप कर दे यार। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ये बहुत हो गया इसके बारे में। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो देखिए, हड़प्पा के बारे में तो आप सब भली भांति परिचित होंगे।
बहुत बार रटे होंगे। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, ये सब बातें आपके दिमाग में चलती होगी जैसे ही हड़प्पा का नाम आता होगा। तो जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है कि पूजा पाठ ये लोग किस किस का करते थे, तो शिव का पूजा पाठ का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक का पूजा पाठ का प्रमाण मिला है, मतलब स्वास्तिक का यूज हुआ है, कबूतर का भी पूजा पाठ में यूज हुआ है, लेकिन विष्णु के पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। और हाँ, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात आई तो एक बात आपको कमेंट करना है प्रश्न का कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले उत्खनन, मतलब सबसे पहला खोज हड़प्पा की किसने की थी और किस वर्ष की थी, ये आपको कमेंट में देना है जवाब। ठीक है, तो इतनी बातें हड़प्पा के लिए बहुत हो गई। हड़प्पा। चौथा प्रश्न की ओर देख। प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, मतलब भारत का सबसे पहला सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो यह देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इसकी बातें जानिए। बात उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज लोग अपना पैर भारत में जमा रहे थे। तो आपको पता होगा सबसे पहला एक्ट, नियम कानून का एक्ट चलाने के लिए, कुछ भी चलाना हो, कोई भी शासन चलाना हो, चाहे कोई कंपनी चलाना हो, चाहे कुछ भी चलाना हो, उसका कोई नियम कानून होता है। तो भारत को चलाने के लिए भी वो लोग अपना नियम कानून बनाना स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहला नियम कानून का एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल, मेन महत्वपूर्ण बंगाल फोकस किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब उस समय एक था, तो बंगाल पर फोकस किया हुआ था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग्स था। तो 1773 के एक साल बाद अर्थात 1774 को कलकत्ता में ही हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, सबसे पहला हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश में लॉर्ड एलिजा इम्पे का नाम दिया गया था और अन्य न्यायाधीश, उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे जिनका नाम चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर है। ये हालांकि पूछेगा नहीं, आप लोगों को मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है तो याद रख सकते हैं, लॉर्ड एलिजा इम्पे। ओके, इतनी बातें बहुत हो गई सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय के बारे में। सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय ये हुआ। सबसे नया उच्च न्यायालय कौन है, ये आपको पता है? जरूर पता होगा, मैं बताता हूं। सबसे नया राज्य बना है तेलंगाना, 14 में 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। लेकिन सबसे नया हाई कोर्ट की बात करें तो 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में सबसे नया हाई कोर्ट बना है, अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो अब शायद 25 हाई कोर्ट हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में सुनामी की चेतावनी देने वाला चिन्ह कौन सा है? तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सुनामी आने वाला है? तो हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मौसम विभाग के लोग हैं उन्हें तो पता चलेगा। तो उन्हें कैसे पता चलता है? क्या तूफानी मौसम से? जी नहीं, तूफानी मौसम से क्यों पता चलेगा? क्या ओलावृष्टि से? ये भी नहीं। क्या पालतू जीव विचित्र व्यवहार करते हैं? ये भी नहीं। मेन इससे पानी का समुद्र तट से पीछे हटना। तो आप लोग बोलिएगा कि पानी तो हमेशा समुद्र की बात है तो आगे पीछे होते रहता है, तो जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा पीछे हट जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा आगे आता है। यही सुनामी क्या होता है आप लोग सिंपल सा जानते हो कि सुनामी मतलब भूकंप आ गया समुद्र के तली में तो वो सुनामी हो गया। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन अन्य बहुत सारे कारण है, सूर्य का ग्रेविटी, चंद्रमा का ग्रेविटी, ये सब कारण भी सुनामी के बहुत सारे होते हैं। तो उन सब के कारण से पानी एकाएक बहुत पीछे हट गया तट छोड़कर। तो ये कारण से एक महत्वपूर्ण कारण है जिसे देखकर तट के लोग आसानी से पता चलाते हैं, मौसम विभाग के लोग आसानी से पता कर पाते हैं कि हाँ भाई सुनामी आने वाला है। सुनामी एक बहुत ही खतरनाक आपदा है जिसे यदि हम लोग पहले नहीं जान पाते हैं ना तो बहुत सारे माल हानि की, जान माल की क्षति होती है। ठीक है, इतनी बातें 5वें प्रश्न के लिए बहुत है। आप लोगों को बाकी बातें पता होगी क्योंकि हमारा देश हर एक समय आपदा विपदा से ही जूझते रहता है। 6ठे प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, पढ़ते हैं। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी यही थी और सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी यही थी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। ठीक है, 1989 में ये बने थे सुप्रीम कोर्ट के। ये राज्यपाल भी रहे थे 1-2 राज्य का। तो बस इनके बारे में और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस
हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि सबसे पहले महिला थी न्यायाधीश बनने वाली सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, हम लोग डायरेक्ट 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, गैसोलीन से चलने वाले पहले कार इंजन को किसने विकसित किया था? गैसोलीन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल से चलने वाले पहले कार इंजन को किसने विकसित किया था? तो ये कार्ल बेंज ने विकसित किया था। कार्ल बेंज का नाम आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आप लोग मर्सिडीज की नाम जरूर सुने होंगे। तो जी हाँ, मर्सिडीज कंपनी के संस्थापक यही थे, कार्ल बेंज। इन्होंने ही सबसे पहले गैस मतलब गैसोलीन का इंजन मतलब मोटर कार बनाई थी, पेट्रोल वाली। ठीक है। और भी यदि आप लोग मर्सिडीज की बात करते हैं तो आप लोगों के आगे वो चमकता, उसका लोगो चमकता सितारा वाला लोगो आ जाता होगा। बहुत ही बेहतरीन कार है। ठीक है। अच्छा, और इनके बारे में क्या जानना है? गैसोलीन से चलने वाले कार के बारे में बस इतना ही बात है, बहुत ही इतनी बातें जान गए ना आप लोग, बहुत है। कार्ल बेंज, हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि मर्सिडीज जो कार है उसका संस्थापक कौन थे, उस कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी कार्ल बेंज ही थे, आप लोग याद रखिएगा। 8वें प्रश्न की हम लोग प्रस्थान करेंगे। प्रश्न है, भारत ने आयोजित 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। प्रश्न का मतलब है कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? प्रश्न उस समय कुछ और था, 14 का प्रश्न था, लेकिन अब सिचुएशन के हिसाब से प्रश्न को बदल दिया गया है और वहाँ पर 2018 कर दिया गया है। ठीक है। तो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल आपको याद होगा तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। अच्छा, इसमें अब देखिए आपसे इससे प्रश्न 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न तो पहला ये हो गया कि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में। पूछेगा कि टॉप पर कौन रहा था? डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ सकता है, तो टॉप पर था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये नहीं तो पूछ सकता है कि जो टॉप पर रहा था वो कुल कितना मेडल जीता था? तो वो 193 193 मेडल जीता था। अच्छा, एक बात और आपसे पूछ सकता है कि सेकेंड पर कौन रहा था? तो सेकेंड पर इंग्लैंड रहा था। ये कितना मेडल जीता था? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मेन जो हमारा महत्वपूर्ण है, थर्ड पर हमारा इंडिया था। इसका आपको पूरा याद रखना है, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितना ब्रोंज, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा कि इंडिया 25 गोल्ड, 19 सिल्वर और 20 ब्रोंज के साथ तीसरे स्थान पर था। टोटल 64 मेडल जीता था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो राष्ट्रमंडल खेल है 2018 में, इसकी मतलब 2018 में हुआ था ये। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और कि आगे आने वाला है, हर एक 4 साल पर होता है राष्ट्रमंडल खेल, तो 2022 में होना चाहिए। तो अगला 2022 में जो होगा वो कहाँ होगा? तो इंग्लैंड, जो सेकेंड में था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। ठीक है। इतनी बातें बहुत हो गई राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। प्रश्न है, सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कार्ला की गुफाएं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग ये नाम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो कार्ला की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, बहुत सारे गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, सभी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो एक कार्ला की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनावाला के पास है। कार्ला की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। कार्ला की गुफाएं में बहुत सारी गुफाएं हैं। कार्ला की गुफाएं के एक गुफा में एक बहुत बड़ा रॉक कट चैत्य है, मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ मूर्ति है, बहुत बड़ा, इंडिया का। ठीक है। अच्छा, आपको इंडिया की मूर्ति की बात हो तो गोमतेश्वर की मूर्ति भी, वो पाषाण खंड की मूर्ति है, वो भी एक ही पत्थर से बना हुआ है, पूरा का पूरा मूर्ति, और ये भी एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये सब बहुत ही विचित्र विचित्र, मतलब क्या, उसको अद्वितीय नमूने हैं। ऐसे नमूने आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कैलाश मंदिर वगैरह हो गया जो महाराष्ट्र में ही है, वो सब देखिए कि मंदिर बनाया है क्या, पहाड़ को ही काट कर उसी को मंदिर बना दिया है। ऐसा झकास, ऐसा महत्वपूर्ण, ऐसा अद्वितीय कलाकृति हमारे पास पहले से ही थी। तो उसी तरह से बौद्ध गुफा है, कार्ला की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बस इतनी बातें बहुत हो गई। चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। 1/3 प्रश्न है ये कि धूमकेतु की पूंछ किस दिशा की ओर संकेत करती है? देखिए, धूमकेतु 3 पार्ट होता है, नाभि होता है, कोमा होता है, पूंछ होता है। नाभि सेंटर में, कोमा ये, और पूंछ ऐसे ये होता है। अच्छा, तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है, ये सूर्य मान लीजिए इधर है तो पूंछ इसका इधर है, मतलब सूर्य से दूरी की ओर होती है। ठीक है, सूर्य से दूरी की ओर। धूमकेतु क्या होता है?
तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें विचरण कर रही है। जिस तरह से ग्रह ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उसी तरह से धूमकेतु भी है। धूमकेतु नाम से ही लग रहा है धूल, बर्फ, पत्थर, गैस। तो जी हाँ, धूमकेतु यही सबसे मिलकर बना होता है। जिस तरह से ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से धूमकेतु भी सूरज का चक्कर लगाता है। तो इतनी बातें धूमकेतु के बारे में हो गई। धूमकेतु का पूछ हमेशा सूरज से अपोजिट मतलब सूरज से दूरी की ओर रहेगा। धूमकेतु 3 पार्ट में था, ये बातें भी मैंने आपको बता दी। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक श्रेणी से 2 नदी की उत्पत्ति हुई है। एक पश्चिम चलती है, एक उत्तर चलती है। पश्चिम में नर्मदा चलती है, उत्तर में सोन चलती है। बहुत सारे लोग बताएंगे, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं कि अमरकंटक से 3 नदी निकलते हैं। तीसरी नदी वो महानदी के बारे में बता देंगे कि महानदी अमरकंटक से निकलती है। जी नहीं, ये सरासर गलत है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। महानदी छत्तीसगढ़ की एक सिहोवा श्रेणी है, अमरकंटक के पास है, हल्का सा दूर है। तो छत्तीसगढ़ के सिहोवा श्रेणी से निकलती है महानदी, अमरकंटक से नहीं निकलती है। यदि आप लोग देखिएगा, प्रश्न यदि पूछ दिया आपसे कि अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है, तो ऑप्शन में 2 हो तो 2 मारिएगा। और देखिएगा, यदि ऑप्शन में दे रहा होगा ऐसे है कि नर्मदा, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सॉरी, ऑप्शन में यदि आपको दे दिया नर्मदा, सोन, महानदी और उपयुक्त सभी, तो ऐसे केस में आपको उपयुक्त सभी मारना पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। छोड़िए, तो प्रश्न था कि अमरकंटक से 2 नदी, नर्मदा और सोन। नर्मदा को सोन का भाई भी बोला जाता है पुराणों के अनुसार, ये बातें आपको पता नहीं होगी। हम लोग 12वें प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न है, कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? 2022 में फीफा विश्व कप होने वाले हैं। ये भी हर एक 4 वर्ष पर होता है। इसका मतलब पिछला 2018 में हुआ था, तो 2018 की बात बाद में करेंगे, पहले 2022 की बात जानिए कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में होगा। ठीक है, कतर की राजधानी आपको पता है, दोहा है। अब बात करते हैं 2018 के वर्ल्ड कप के बारे में। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। विनर कौन था? फ्रांस था। रनर अप कौन था? क्रोएशिया था। तो जब तक 2022 का फीफा वर्ल्ड कप नहीं हो जाता है, तब तक आपको 2018 का फीफा वर्ल्ड कप पर कंसंट्रेट करते रहना है, क्योंकि प्रश्न अभी इसी से बनेंगे। और हाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 का फीफा का महिला विश्व कप है, वो कहाँ होने वाला है। तो ये बात आपको कमेंट करके बतानी है कि 2023 का महिला विश्व कप फीफा का कहाँ होने वाला है। ठीक है, और एक बात और है कि यदि आप स्पोर्ट्स इवेंट्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो बना हुआ है बहुत पहले, कोविड-19 के बाद कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट कब होने हैं, तो जाकर देखिए। यदि आपको देखने का मन है, विजिट कर लीजिए, हमारे चैनल को सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स अचीवर्स वेब ऐसे करके लिखिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जी हाँ, यह श्रीलंका की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये कौन थी? तो सिरिमाबो भंडारनायके। सिरिमाबो भंडारनायके के बारे में शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो जानिए। यह फ्रीडम पार्टी के थे, लेकिन अभी जो बने हुए हैं ये लोग फ्रीडम पार्टी के नहीं हैं, वे लोग एसपीपी पार्टी के हैं, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ऐसे करके कुछ है, उस पार्टी के हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं राजपक्षे। अच्छा, यह 1960 में कार्यभार संभाली थी। लगातार 15 साल मतलब 3 टर्म के लिए यह कार्यभार संभाली थी। और यह आपको तो पहले बता चुका हूँ कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इनके बारे में आपको और क्या जानना है, ज़्यादा मत जानिए। ठीक है, एक बात आप कमेंट कर सकते हैं कि अब विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो आप ये बताइए कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री है ना सना मरीन, उनके बारे में बताइए कि उनका क्या उपलब्धि है, वो किस लिए खास बने हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सारे बातें, बहुत सारे प्रश्न आपको कमेंट देना है, आराम से दीजिएगा, देखिए बढ़िया से, ध्यान से देखिए। यदि ध्यान ना रहे तो आप नोटबुक ले लीजिए, उस पर नोट करते जाइए प्रश्न को, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी जो आपको ना पता हो। 14वें प्रश्न की हम लोग चलेंगे, एक ऑलराउंडर आदमी के बारे में जानेंगे। देखिए कौन है वो? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला महान राजनेता का नाम बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, राष्ट्रपति भी बने और उपराष्ट्रपति भी बने। कौन थे? तो यह थे
न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, इनके बारे में आपको पता होगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के बारे में कि यह सबसे पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये तो सबसे पहला बात हो गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। ये 6ठे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, 6ठे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, और 2 बार कार्यवाहक के रूप में ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, बहुत ही यूनिक हिस्ट्री इनके पास है, ये ऐसा कोई शायद हो भी नहीं सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी ने से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हें रूप में नामित किया। तो देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया, ये तो आपको पता होगा। उसमें मेन रूप से 3 द्वीप थे। कौन कौन द्वीप थे? तो उनमें रॉस द्वीप था, नील द्वीप था और हैवलॉक द्वीप था। तो नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के रूप में नामित किया, और जो रॉस द्वीप था उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आपके फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किस किस आइलैंड का नाम चेंज होकर नया नाम रखा गया है। ठीक है, इतनी बातें 15 प्रश्नों तक का। 16वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले हाई स्पीड मेमोरी का नाम क्या है? तो ये कैश है। कैश क्या होता है ये आपको पता होगा। अच्छा, कुकीज़, कैश, ये सब आपको पता होगा। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो बोलता है कि हम आपको बढ़िया सुविधा देंगे, इसलिए आप हमारे कुकीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। मतलब कि यदि आप ऑफलाइन होते या आपका डेटा आपके पास कम है, आपके पास स्टोरेज कम है, सॉरी डेटा नहीं स्टोरेज कम है, तो वो आपकी चीज़ों को जो वहाँ पर आप काम किए उसको संग्रहित करके रखेगा। इसके लिए आपकी इंटरनल मेमोरी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो वही होता है कैश मेमोरी। कंप्यूटर के केस में वही कैश मेमोरी होता है, एकदम हाई स्पीड मेमोरी होता है ये। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, कंप्यूटर से एक प्रश्न हमेशा पूछता ही है। प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन की पर्यावरण हितैषी विधि नहीं है? मतलब विद्युत उत्पादन की कौन सी ऐसी विधि है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? तो जैव अपशिष्ट क्यों नुकसान पहुंचाएगी? पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, ताप विद्युत नुकसान पहुंचाती है। क्यों? ताप विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोयला जलाता है आदमी, तो ये सब नुकसानदायक है, इसलिए यह पर्यावरण हितैषी नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास से संबंधित है? तो ये 3M है। 3M कंपनी। स्कॉच टेप के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप यूज किए होंगे। व्हाइट जैसा टेप होता है, इससे ऐसा निकला है, ऐसा वाला सेक्शन देखिए, ऐसा होता है ना, इससे टेप निकला हुआ, यहाँ से यहाँ चिपक गया, इससे काटिए फिर खींचिए, फिर काटिए, फिर खींचिए, फिर काटिए, रोल वाला जो टेप होता है उसी को स्कॉच टेप बोलते हैं। तो ये किस कंपनी ने बनाया था? तो 3M कंपनी ने बनाया था और इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है। यदि आपको स्कॉच टेप के बारे में और ज़्यादा कुछ पता हो तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। नवंबर 2020 में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह सऊदी अरब में किया जाएगा। G20 क्या है? तो G20 तो पहले जानिए कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका सम्मेलन हर एक वर्ष पर इसके 20 देशों में होता है। G20 मतलब 20 देशों के 20 उभरते अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है G20। ठीक है, अच्छा, अब G20 की बात ही चल रही है तो अभी देखिए G20 का अगला सम्मेलन सऊदी अरब में होना है, इसलिए अभी G20 का जो अध्यक्ष है, सऊदी अरब का जो मालिक है वो होगा। ठीक है, जो भी ये सुल्तान करके नाम है, मुझे याद नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना है, बस अगला कहाँ होगा G20 का सम्मेलन ये याद रखिए, बहुत है। अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। बिल गेट्स ने 1975 में किसके सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सह स्थापना की थी? मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी बिल गेट्स ने पार्टनर के साथ। तो पार्टनर का नाम बताइए। तो पार्टनर का नाम है पॉल जी एलन, ये भी बिलियनियर थे उस समय। तो पॉल जी एलन के साथ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी ये तो पता है आपको, 1975 में। देश में इमरजेंसी लगा था भारत में। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ हैं सत्या नडेला। और आपको ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानना नहीं है, आप लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, कंप्यूटर यूज करते होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अवश्य पता होगा। ठीक है, 21वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, वर्ष 2015 का हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो एक अवार्ड देती है। तो
2015 का जो अवार्ड दिया गया था यह किसे दिया गया था। इधर 2-3 साल से यह अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए अभी न्यूज में नहीं आया था। तो पहले वाला ही याद रखिए, 2015 का हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। आपको पता होगा कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला था इस वर्ष, तो इसके जस्ट एक वर्ष बाद इसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी शांति नोबेल शांति के विजेता किसके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, हो सकता है ग्रेटा थनबर्ग इन्हें बीट कर जाए। अब देखिए क्या होता है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। 22वें प्रश्न की ओर चलिए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी जी द्वारा लौटा दिया गया। गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, तो गांधी जी को उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी, कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहायता किया था। किस लिए सहायता किया था भाई, कि हमें आज़ादी, वो लोग हमें छोड़कर चल जाएंगे, हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो उसी समय अंग्रेज इनसे खुश होकर इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। लेकिन बहुत वर्ष बीत गए, आज़ादी का नामो निशान न था, कोई शोरगुल न था आज़ादी का। तब असहयोग आंदोलन चला, रौलेट एक्ट लागू हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ। ये सबसे क्षुब्ध होकर गांधी जी अंग्रेज पर बहुत खफा हो गए और जाकर बोले लो अपना उपाधि वापस रखो। यदि पॉलिटी की बात करें तो उपाधियों का अंत किसमें है, ये आपको बताना है। शायद अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। यदि मैं सही हूं तो सही हूं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। बसंत विषुव कब घटित होता है, तो विषुव मतलब क्या होता है, इक्वल डे नाइट, मतलब दिन और रात बराबर। तो यह 20 मार्च को बसंत विषुव घटित होता है। आपको कमेंट करके ये जवाब देना है कि शीत विषुव भी होता है तो वह कब होता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है इसके बारे में, डायरेक्ट हम लोग 24वें प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, तारों के चमकने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए ये तो लंबा लिखा हुआ है, बहुत सारे यही आंसर होगा और इसका कुछ आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप बात समझिए कि तारा, हमें कैसे पता चलता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो ऐसा होता है कि तारा भी सूर्य, मतलब सूर्य भी एक तारा है, तो तारा भी सूर्य जैसा ही होगा। तो वो बहुत दूर पर, इसलिए हमें बहुत छोटा लगता है। तो वहां से मानिए लाइट आ रहा है और वायुमंडल है, बहुत सारे लेयर इसमें है, ठीक है। तो वायुमंडल के लेयर से अपवर्तन होते आता है लाइट का। तो मान लीजिए कभी सघन से विरल माध्यम में आया, कभी विरल से सघन माध्यम में आया, कभी लाइट ऐसे, कभी लाइट ऐसे मुड़ा। हमारे आंख तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा बर्तन होते आता है, जिस कारण हमें लगता है कि अरे भाई तारा तो टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो तारा का टिमटिमाने का यही कारण है। ऐसे इसका आंसर ये होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होते रहता है, परिणाम स्वरूप तारे का रूप समय सीमा के साथ परिवर्तित होते रहता है। ये हो गई बात। वही बात है फिजिक्स के बात है, फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। 25वां प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में अंतर्विष्ट होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्न का मिश्रण होता है, मतलब दोनों के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है गर्भ निरोधक गोलियों में। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या है गर्भ निरोधक गोलियों में, बस ये फालतू का प्रश्न भी मुझे लग रहा था, छोड़िए। खैर अगले प्रश्न की ओर चलिए। मोंटेसरी शिक्षा की मूल धारणा क्या है। मोंटेसरी एक आदमी थे, ठीक है, इन्होंने एक शिक्षा पद्धति दिया था, तो इन्हीं के नाम पर मोंटेसरी शिक्षा पद्धति हो गया। ये इटली के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने पहले विकलांग बच्चों पर ऐसा टेस्ट किया, ऐसा अपना पद्धति लागू किया। वो पद्धति था कि प्रयोगात्मक अनुभव के द्वारा स्वयं की खोज, मतलब कोई भी आप पढ़िए तो उसे प्रयोग करके पढ़िए, तो आपके दिमाग में आसानी से अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको उससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27वें प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित अफ्रीका की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति किस देश से संबंधित है। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित अफ्रीका कंटिनेंट की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश से संबंधित है। तो यह लाइबेरिया की थी। कौन, पहली महिला राष्ट्रपति अफ्रीका कंटिनेंट की, ठीक है। इनका नाम शायद आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, नाम है एलेन जॉनसन सरलीफ, ठीक है। 2006 में यह राष्ट्रपति बनी थी, शायद अभी तक है, ठीक है। तो 2006 में, अच्छा फोर्ब्स जो होता है ना, हर साल शक्तिशाली लोगों की लिस्ट जारी करता है, तो 2006 में ये 91 नंबर पर थे शक्तिशाली महिला में, ठीक है। अच्छा 2013 में हमारे उस पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी देहांत हो चुका है, प्रणब मुखर्जी जी, इनके द्वारा इन्हें किन्हें, एलेन जॉनसन सरलीफ को इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था, ठीक है।
और इनके बारे में कुछ क्या जानना है बस याद रखिएगा नाम इनका। मैं एक बार नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से याद रख पाएँ। एलेन जॉनसन सरलीफ, ठीक है। बस इतनी बातें बहुत हो गई। अब हम लोग चलेंगे 28वें प्रश्न की ओर। अब हम लोग अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है। प्रश्न है कि दुर्लभ गैसों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। तो दुर्लभ गैस मतलब जो गैस आसानी से नहीं मिलते हैं, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, सेकेंड पर ऑक्सीजन है, थर्ड पर ऑर्गन है। तो मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गन पाया जाएगा, ठीक है। दुर्लभ है, नाइट्रोजन तो आसानी से मिल जाता है, ये दुर्लभ नहीं है। ऑर्गन आसानी से नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में ये है। आपको बताना है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन से महत्वपूर्ण गैस है और उसका परसेंटेज क्या है। आपको ये कमेंट करके देना है, इससे फायदा होगा। मेरे पास कमेंट आएगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, और आप कमेंट कीजिएगा सर्च करके या जैसे भी कमेंट कीजिएगा तो आपको वो बातें याद होगी, ठीक है। एक तीर में दो शिकार होगा। चलेंगे 29वें प्रश्न की ओर। गले के बाहर निकला हुआ भाग जो लड़कों में वाक्य यंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी क्या कहलाता है। तो इसे कंठ बोलते हैं। आप लोग कंठ से भली भांति परिचित होंगे। यदि ये पुरुष है तो इसका जो गला होता है उसके पास ऐसा हल्का सा इस टाइप का उभार रहता है। गला के पास ये ऐसा इस टाइप का उभार रहता है, तो इसे ही कंठ बोलते हैं। ये कंठ हम लोगों के वाक्य यंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। शायद इस कंठ के कारण ही हम लोग का आवाज़ ज़्यादा भारी होता है, क्या पता, ठीक है। खैर छोड़िए, हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। प्रश्न है अब तक कुल कितने तारामंडल को नामित किया है। तो अब तक 2020 तक कुल 89 तारामंडल को नामित किया गया है। 89 तारामंडल की पहचान हो चुकी है। अच्छा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है। तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। तारामंडल मतलब क्या होता है, तारों का समूह। जैसे आप लोग जानते होंगे बचपन में या कभी भी अभी भी रात में आकाश में सोते होंगे तो एक तारामंडल जो है, आप लोग सप्तऋषि के बारे में अवश्य सुने होंगे। जो ऐसे 4 होता है, उसके बाद ऐसे 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 होता है, 7 होता है, सतभैया। जो भी आपकी तरफ इसे किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताइए, अपने कॉमन लैंग्वेज में बताइएगा, ठीक है। सप्तऋषि तो ठीक है, सब का लैंग्वेज हो गया। कॉमन लैंग्वेज में इसे किस नाम से जानते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। आशा है कि आपको ये सेक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी बातें मैंने पूछी है हर एक बातों का जवाब बढ़िया से दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और शेयर करने में तो कोताही बरतिए नहीं। सबके स्टेटस में लगा होना चाहिए ये आज का वीडियो का लिंक, मैं चेक करूंगा, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं, आईपीएल को एंजॉय कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।